दोस्तों, आज की डेट में मोदी की गारंटी से फर्जी कोई गारंटी है ही नहीं। कब कौन से विपक्षी भ्रष्टाचारी नेता बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर सफेद हो जाए, उनके पाप धुल जाए, पता ही नहीं चलता। 2024 चुनाव से पहले इतना तो साफ हो गया कि बीजेपी सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी बन गई है और पीएम मोदी ने ही भारतीय जनता पार्टी को सबसे भ्रष्ट पार्टी बनाने में योगदान दिया है। आखिर किन किन भ्रष्टाचारियों पर मोदी जी मेहरबान हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, नेताओं का दल बदल करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर एक ही पार्टी के पाले में सारे नेता जाने लगे, अगर अचानक से हर किसी को एक ही पार्टी पसंद आने लगे, तब पैटर्न कुछ खटकता है। मन में सवाल भी उठते हैं। अब देश की जो वर्तमान स्थिति चल रही है, वहां पर तो एक पार्टी पलायन का अड्डा बनी हुई है, तो दूसरी पार्टी उन्हीं पलायन करने वाले नेताओं की सियासी धर्मशाला। वर्तमान में दल बदल का खेल झारखंड से शुरू हुआ है, जहां पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गई। ये वही मधु कोड़ा है जिसका जिक्र अमित शाह ने संसद में किया था। मधु कोड़ा घोटाला किसने किया? फायर प्रॉन सबमरीन घोटाला किसने किया? सुना आपने? अमित शाह कह रहे हैं मधु कोड़ा घोटाला किसने किया। जिस मधु कोड़ा का नाम लिया जा रहा है वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है और कोयला घोटाले में दोषी पाए गए। 3 साल की जेल और 25 लाख जुर्माना भी लगा। तब से भाजपा वालों ने कोयला घोटाले का नाम मधु कोड़ा घोटाला बना दिया और अब उसी मधु कोड़ा की वाइफ गीता कोड़ा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिस पर अमित शाह सवाल उठा रहे थे। अब बीजेपी ने उसी का स्वागत किया। इसका क्या मतलब? क्या बीजेपी कहना चाह रही है घोटाला करो पर हमारी पार्टी में, क्योंकि हमारे पास अब पाप धोने की वॉशिंग मशीन है, सारी एजेंसी हमारे कंट्रोल में है। इनके बाद दूसरा ताजा फ्रेश नाम है अशोक चौहान। पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेसी अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो गए। ये वही अशोक चौहान है जो आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के घोटाले में सबसे बड़ा चेहरा था। यहाँ तक इस घोटाले में सीएम पद भी चला गया था। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला कारगिल युद्ध के शहीदों के लिए बनी सोसाइटी में हुआ था और भाजपा ने 2014 में इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद महाराष्ट्र की सभा में कहा था कि उनकी सरकार बनने के 6 महीने के भीतर अशोक चौहान जेल में होंगे और उनके भ्रष्टाचार को शहीदों का अपमान बताया था। लेकिन जेल में जाना तो दूर, 10 साल के बाद वही अशोक चौहान भाजपा के प्यारे हो गए। जिस नेता ने शहीदों का अपमान किया उसको अब राज्यसभा भेज दिया गया। वाह क्या बात है। दोस्तों, मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने में बेशक चूक गई हो, लेकिन ऐसा लगता है नेताओं के लिए रोजगार मेला लगा रखा है। जी हाँ, बीजेपी ने पार्टी के दरवाजे के दोनों पट खोल दिए, खिड़कियां भी खोल दी है और उन्मुक्त भर्ती योजना चला रखी है। कोई भी आकर पार्टी में शामिल हो सकता है। कई बार तो दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत नहीं समझी जा रही, बस अंदर आइए और भाजपा का पटका रखा हुआ है उसे गले में पहन लीजिए और भाजपा के हो जाइए। राजनीतिक रोजगार देने की भाजपा की है योजना इस लोकसभा चुनाव की घोषणा तक चलती रहेगी। इस योजना की खास बात पता है क्या है? इसमें सरकारी नौकरियों की तरह पदों की संख्या सीमित नहीं है, यानी जितने लोग आएंगे उतने लोगों को भर्ती कर लिया जाएगा। जैसे कंपनियां इन दिनों इंस्टेंट कैशबैक की योजना चलाती है, उसी तरह इंस्टेंट बेनिफिट की योजना भाजपा चला रही है। पहले सिर्फ एक बेनिफिट था कि पहले से चल रहे आपराधिक मामलों में राहत मिल जाती थी, केंद्रीय एजेंसियों की जांच धीमी पड़ जाती थी या थम जाती थी, लेकिन अब उसके साथ बेनिफिट बढ़ा दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आते ही अशोक चौहान को राज्यसभा की सीट मिल गई। राजस्थान कांग्रेस के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भी हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम लिया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की भी दल बदलने की चर्चा थी,
लेकिन आखिर वक्त पर उन्हें यू टर्न ले लिया। हालांकि कमलनाथ के करीबी और जबलपुर के मेयर जगत बहादुर अन्नू जरूर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। दोस्तों, शास्त्रों में एक मंत्र दिया गया है, अति शर्त वर्जित, जिसका हिंदी शब्दार्थ है कि अति करने से हमेशा बचना चाहिए। भाजपा को भी अति से बचना चाहिए। भारत में दल बदल का खेल 1960 से 70 में हरियाणा में शुरू हुआ था। धीरे धीरे यह सियासी रोग पूरे भारत में फैल गया। 2014 के बाद नेताओं के दल बदलने के मामलों में काफी तेजी आई। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक सांसद और विधायक स्तर के 1000 से ज्यादा नेता 2014 से 21 दल बदल के खेल में शामिल हुए। इन 7 सालों में सबसे ज्यादा पलायन कांग्रेस से हुआ। 2014-21 तक विधायक सांसद स्तर के 399 नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही। बीएसपी छोड़ने वाले नेताओं की संख्या 170 के आसपास थी। सत्ताधारी बीजेपी से भी नेताओं का मोहभंग कम नहीं हुआ। 7 साल में 144 लोग नेता बीजेपी छोड़ दूसरी अन्य पार्टियों में शामिल हो गए। 2014 के बाद भारत में दल बदलने वाले नेताओं में मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री स्तर के नेता भी शामिल रहे। 2014 से अब तक 8 पूर्व मुख्यमंत्री पाला बदल चुके हैं। इनमें अशोक चौहान, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नारायण राणे का नाम प्रमुख है। वहीं 20 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री भी दल बदल के खेल में शामिल हुए। 2014 के बाद सबसे ज्यादा दल बदलू नेता बीजेपी में गए। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2014 से 2021 तक विधायक सांसद स्तर के 426 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। वहीं 2021 से 2023 तक विधायक और सांसद स्तर के करीब 200 नेता बीजेपी में शामिल हो गए। 2021 से 23 तक गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दल बदल का खेल हुआ। इस दरमियान कांग्रेस में सिर्फ 176 दल बदलू नेता शामिल हुए। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा दल बदलुओं की सबसे पसंदीदा जगह एनडीए की सहयोगी शिवसेना और लोजपा जैसे दल है। केंद्र की सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने दल बदलुओं को भी पद से खूब नवाजा। वर्तमान में बीजेपी ने 7 राज्यों की कमान दल बदलू नेताओं को दे रखी है। इनमें बिहार, असम, झारखंड और बंगाल जैसे राज्य शामिल है। बिहार में सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष है। सम्राट ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से की थी। बाद में जेडीयू और हम होते हुए वे बीजेपी में आ गए। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीट है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी मूल कांग्रेसी है। उन्होंने 2015 में पाला बदलते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था। असम में लोकसभा की कुल 14 सीट है। झारखंड की कमान बाबूलाल मरांडी के पास है। मरांडी अभी प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन उनकी भी गिनती दल बदलू नेताओं में होती है। बीजेपी में आने से पहले मरांडी जेवीएम के प्रमुख थे। झारखंड में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में भी दल बदलकर आए शुभेंदु अधिकारी पर ही भरोसा जताया। शुभेंदु बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। शुभेंदु ने करियर की शुरुआत तृणमूल कांग्रेस से की थी। बंगाल में लोकसभा की 42 सीट है। इन राज्यों के अलावा अरुणाचल, त्रिपुरा और मणिपुर में भी दल बदलू के हाथ में ही बीजेपी की कमान है। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 ऐसे राज्य हैं जहां दल बदलू नेताओं की वजह से ही बीजेपी जनाधार बढ़ाने में सक्षम हुई। 2014 के चुनाव में करीब 10 सीटों पर बीजेपी ने दल बदलुओं को टिकट दिए। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जमकर दल बदलुओं की खातिरदारी की। बीजेपी को इसका फायदा मिला और 300 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर पार्टी ने सरकार बना ली। चुनाव बाद यूपी कैबिनेट में भी दल बदलुओं का दबदबा दिखा। स्वामी प्रसाद, रीता बहुगुणा जैसे दल बदलू नेताओं को बड़े विभाग दिए गए। यूपी की तरह मध्य प्रदेश में भी दल बदलुओं ने बीजेपी का जनाधार बढ़ाने का काम किया। 2018 में जब मध्य प्रदेश की सत्ता बीजेपी के हाथों से निकल गई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में 28 कांग्रेस विधायक टूट गए। सभी ने बीजेपी का समर्थन कर दिया, जिसके बाद बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। बीजेपी इसके बाद मध्य प्रदेश में मजबूत होती चली गई। पश्चिम बंगाल में भी 2019 में
दल बदल कर आए नेताओं ने बीजेपी को रिकॉर्ड जीत दिलवाई। 2019 में बंगाल से जीते बीजेपी के 30% सांसद दूसरे दल से आए थे। असम में भी जनाधार बढ़ाने के लिए बीजेपी ने दूसरी पार्टी से आए नेताओं का ही सहारा लिया। अब अगर कई दल बदलू बीजेपी में शामिल हो रहे थे, दूसरी तरफ फुल स्पीड से कांग्रेस से उनका पलायन भी हो रहा था। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 7 सालों में कांग्रेस से 399 नेताओं का मोहभंग हुआ। यहाँ भी विधायक, सांसद और तो और सीएम पद के नेता भी रहे। हाशिए पर चल रही मायावती की बसपा को भी 170 नेताओं ने छोड़ दिया। बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने पाला बदल दूसरी पार्टियों में पलायन किया, लेकिन वो आंकड़ा सिर्फ 144 का बैठता है। ऐसे में बीजेपी में जाने वाले नेताओं की लिस्ट ज्यादा लंबी है। दोस्तों, अब आंकड़ा ऐसा है तो एक सवाल उठना लाजमी है, आखिर ज्यादातर विपक्षी नेता बीजेपी का दामन क्यों थाम रहा है? विपक्ष के पास तो इसका एक सीधा साधा जवाब है। ईडी, सीबीआई का डर दिखाकर पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। बीजेपी लॉजिक दे रही है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता को देखकर उनके काम से प्रभावित होकर ये निर्णय ले जा रहे हैं, लेकिन इससे अलग अगर इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश की जाए तो पता चलता है कि जिन कारणों से पार्टी को छोड़ा जाता है, बीजेपी उन्हीं कारणों को दूर करने की कोशिश करती दिख रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हिमंता बिस्वा शर्मा, जो एक समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। साल 2001 में असम की राजनीति में सक्रिय हुए और फिर लगातार सरकारों में मंत्री पद भी संभाला, लेकिन 2015 में उनका कांग्रेस से मोहभंग हुआ और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब माना जाता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को छोड़ने का फैसला राहुल गांधी के रवैये की वजह से लिया था। वे खुद ही इस किस्से का कई बार बता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि असम के एक जरूरी मुद्दे पर राहुल से बात करने गए, लेकिन वे अपने कुत्ते को खिलाने में व्यस्त चल रहे थे। जब मीटिंग शुरू भी हुई, बार बार वो कुत्ता बीच में आ जाता। यानी कि संदेश ये दिया गया कि राहुल गांधी गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने से बच रहे थे और उनका सारा ध्यान सिर्फ अपने कुत्ते पर था। अब ये बोलकर हिमंता तो कांग्रेस से अलग हो गए, लेकिन उन्होंने बीजेपी का दामन थाम वो हासिल कर लिया जो कई सालों तक नहीं कर पाए। वे असम राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बने और पूर्वोत्तर में पार्टी की सरकार बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका अदा की। दोस्तों, ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं हो रही। शुभेंदु अधिकारी कौन थे? ममता बनर्जी के राइट हैंड। लेफ्ट सरकार के खिलाफ जितने आंदोलन किए वे सबसे बड़े रणनीतिकार थे। बीजेपी को पता था बंगाल में संगठन खड़ा करना है तो अधिकारी का साथ होना जरूरी है। अब आज ममता के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज शुभेंदु की ही है। बीजेपी की पीठ से बैटिंग कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष का पद भी मिला हुआ है, यानी कि पहचान मिल गई, रिवॉर्ड मिल गया। और क्या चाहिए? अब इसी रिवॉर्ड की चाह बोल लीजिए या कुछ और। कांग्रेस से कई और नेताओं का पलायन हुआ, बोलने की जरूरत नहीं है, सब बीजेपी में शामिल हुए हैं। ज्यादातर नेता जनता की सेवा के लिए राजनीति में आते हैं या अपने मेवा भंडार को फैलाने के लिए। वो इस घटना से स्पष्ट हो जाता है। लगभग आधे नेतागण के ऊपर केस भी चल रहे हैं या इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इससे और भी साफ हो जाता है कि इन्हें जनता की कितनी चिंता है। जब बीजेपी सच में इतनी अच्छी पार्टी है तो वो कांग्रेस के उन नेताओं को खुद की पार्टी में क्यों शामिल करती है जिन पर काफी केस चल रहे होते हैं, और फिर बीजेपी उन केसों को बंद करवा देती है। बीजेपी अलग पार्टी और राष्ट्रवादी पार्टी है, इसमें गद्दी विरासत में नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का आधार ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। अभी बीजेपी की सरकार है जो 370 और कई मामलों में तभी सफल हो सकता है जब राज्यसभा में बहुमत हो। इसके लिए बीजेपी को जिस रिकॉर्ड वाले जैसे भी नेता मिले उनको अपनी पार्टी में शामिल करने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू है। दोनों पार्टियां भ्रष्ट है। ना बीजेपी कांग्रेसियों को जेल में भेजेगी, ना कांग्रेस बीजेपी वालों को जेल भेजेगी। ये सच्चाई है, क्योंकि राजनीति में बने रहना है, राज करना है तो नीति भूलनी होगी। एक राजनेता वही रहता है जिसकी कोई नीति ना हो, और इस नीति में तो आजकल सभी शामिल है। जो नहीं है वो भी हो रहे हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।